अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे प्रील्यूड के बारे में। प्रील्यूड एक फेमस वर्क है वर्ड्सवर्थ का। सबसे पहले हम इसका राइटर का इंट्रो देखेंगे। वर्ड्सवर्थ का जो इंट्रो है, इसमें मैं सिर्फ आपको इसमें जो समरी है इसकी टोटली प्रील्यूड की, इसमें भी सिर्फ पॉइंट्स बताऊंगी। इसकी जो फर्स्ट 100 लाइन्स है वो हमारी सिलेबस में है, लेकिन अब पहले हम पॉइंट्स में इसको डिस्कस कर ले। तो पॉइंट्स में जब करेंगे तो हम पॉइंट्स हमारे जहन में रहेंगे, हमारे माइंड में रहेंगे, तो फिर हमें इसकी इजीली समझ आ जाएगी, वरना प्रील्यूड की इजीली समझ नहीं आती है। सबसे पहले हम राइटर का इंट्रो देखेंगे। राइटर के इंट्रो में ये पोइम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। 1770 में पैदा हुआ, 1850 में इसकी डेथ हुई है। ये एक रोमांटिक पोइट है, ये फाउंडर ऑफ रोमांटिक पोइट भी है। ये प्योर रोमांटिक भी कंसिडर किया जाता है। इसने जो ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन इसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ही इज आल्सो नोन एज द पोइट ऑफ नेचर। ये पोइट ऑफ नेचर भी है। ये लेक पोइट से बिलोंग करता है और ये फर्स्ट जनरेशन पोइट है। ये पोइट ऑफ ह्यूमन लाइफ है और लिरिकल पोइट्स है। और जो इसने पोइट्री की थ्योरी दी थी, इसकी थ्योरी ऑफ पोइट्री ये स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशन रिफ्लेक्ट इन ट्रैंक्विलिटी। अगर हम पोइट्री कहीं डेफिनेशंस भी आ जाए ना, तो अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोइट्री की डेफिनेशन भी यही है। इसने जो अपनी पोइट्री में जो लैंग्वेज यूज़ की है वो सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल डिक्शन और रस्टिक लैंग्वेज। रस्टिक लैंग्वेज वो होती है कि आम लोगों की लैंग्वेज, जो विलेजर्स, मतलब जो हम आम सिंपल जो लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं रस्टिक लैंग्वेज। इसके जो फेमस वर्क है, इसके फेमस वर्क में आ जाएगा प्रील्यूड, टिंटन अबे, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। प्रील्यूड के बारे में है तो आज हमने डिस्कस करना है। चलें हम स्टार्ट करते हैं प्रील्यूड को। प्रील्यूड का जो सेकंड नेम है ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। ये प्रील्यूड का नेम है। ये जो लिखी गई है ये 1850 में। ये बेस्ड ऑन ब्लैंक वर्स, ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, रिटन इन ब्लैंक वर्स। और जो प्रील्यूड की 14 बुक्स है और ये डेडिकेटेड टू कॉलरिज। जो इसने लिखी थी ना वर्ड्सवर्थ ने, ये अपनी जो फ्रेंड है कॉलरिज के लिए लिखी थी। एक फिलोसॉफिकल एपिक है और इसमें जो ऑटोबायोग्राफिकल टच मिलता है हमें। इट्स एन एपिक और नॉट। कुछ जो राइटर्स हैं, कुछ जो पोइट्स हैं वो इसको कंसिडर करते हैं एपिक, और कुछ जो पोइट्स हैं वो इसको एपिक कंसिडर नहीं करते। इसको एपिक इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये एक लॉन्ग पोइम है, लेकिन इसके अंदर कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट्स या हीरोइक डिड्स नहीं है, इस वजह से इसको एपिक कंसिडर नहीं किया जाता। और इसके अलावा इसमें जो वर्ड्सवर्थ है अपनी चाइल्डहुड को, अपने बचपन को, जो इसका प्रेजेंट टाइम है इससे कंपेयर करता है अपने प्रेजेंट लाइफ से, क्योंकि इसकी जो प्रेजेंट लाइफ है वो फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशंस है। ये मतलब अपने उसके साथ कंपेयर करके अपनी लाइफ को, तो ये चाहता है कि मैं खुशी हासिल करूं, अपनी टेंशन्स को, फ्रस्ट्रेशंस को भूल जाऊं। प्रील्यूड हैज़ 2 पार्ट्स। प्रील्यूड के 2 पार्ट्स हैं, द रेकलेस एंड द एक्सग्रेशन। और इसके बाद जो इसमें फेमस थीम्स हैं, जो इसके मेन थीम्स जो इसमें आएंगे प्रील्यूड के थीम्स में नेचर एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, क्योंकि वर्ड्सवर्थ जो इसमें अपने एक्सपीरियंस बताता है। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अपने पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में वर्ड्सवर्थ बताएगा। इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, ये बताएगा कि इमेजिनेशंस किस तरह क्रिएटिव हैं। आगे द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइल्डहुड, अपने चाइल्डहुड का अपना ऊपर असर बताएगा। इसमें चाइल्डहुड के बारे में बताता है, नेचर के बारे में बताता है, अपनी मेमोरीज को रिकलेक्ट करता है। पोइट्स डेवलपिंग कॉन्शियसनेस, ये इसके सब जो है ना इसके फेमस थीम्स हैं। अगर हमारे पेपर्स में इसके थीम्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो भी हम इसके थीम्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। अब हम इसकी देख लेते हैं समरी में मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके सिर्फ हम पॉइंट्स से डिस्कस करेंगे। इसकी टोटली इन पॉइंट्स में इसकी टोटली जो समरी है वो समरी हमारी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले इसमें ऑटोबायोग्राफी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ के विलियम वर्ड्सवर्थ जो इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताता है, अपनी सारी लाइफ के बारे में इसने इस पोइम में लिखा हुआ है। इसके अंदर पर्सनल टच है, ऑटोबायोग्राफिकल टच है। विलियम वर्ड्सवर्थ शेयर हिज एक्सपीरियंसेस। ये विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ना, ये हमारे साथ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर करता है इस पोइम में। और फिर ये हमें ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, इसने बताएगा कंपेयर हिज चाइल्डहुड विद प्रेजेंट टाइम।
क्योंकि ये अपनी जो है चाइल्डहुड के साथ अपने प्रेजेंट टाइम को कंपेयर करता है, क्योंकि जो इसका प्रेजेंट टाइम है फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड टेंशन है, और ना ये अपने जो इस फ्रस्ट्रेशन और टेंशन को भूल जाना चाहता है। इस वजह से ना ये अपनी चाइल्डहुड के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करता है, प्रेजेंट लाइफ को, ताकि इसकी ना ये जो थोड़ी टाइम के लिए इसकी जो फ्रस्ट्रेशन है ये दूर हो जाए। फिर ये अपने जो इसका ना इंग्लैंड में एक होम टाउन था लेक डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे ये रहता था वर्ड्सवर्थ, ये ना फिर उसको याद करता है इस पोइम में, इसके बारे में बताया लेक डिस्ट्रिक्ट। वो इसके बारे में बताता है कि उधर उधर वहाँ पे जो उसने अपना वक्त गुजारा था उसके बारे में बात करता है ये। फिर ये अपने इसके बाद ये अपनी इस जगह से ना वर्ड्सवर्थ जो होता है इमोशनली इसका रिलेशन हो जाता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है चाइल्डहुड में जिस जगह वो रहता है उसके साथ उसका जो रिलेशन है वो थोड़ा मजबूत हो जाता है। इसका इमोशनल रिलेशन होता है इस जगह के साथ, लेक डिस्ट्रिक्ट के साथ। ये इसके बारे में बात करता है, इसको याद करता है, इधर गुजरा अपना अच्छा वक्त सारा याद करता है। उसके बाद जो है वर्ड्सवर्थ अपने मदर को याद करता है, जो वक्त इसने अपनी मदर के साथ स्पेंड किया ना ये उसको याद करता है। और इसकी ना ये उस वक्त को याद करता है जब इसकी मदर की डेथ हुई। जब इसकी मदर की डेथ हुई तो उसकी जब ये रोया तो उनके इसके जो आंसू थे ना, उस इन आंसुओं के पीछे जो इसके दर्द छुपा हुआ था ये उसके बारे में बताता है अपने बारे में। और ये जो अपनी मदर की जो है ना, ये कहता है कि ना अपनी मदर की डेथ का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। वो कहता है क्योंकि मैंने अपनी मदर को अकेला छोड़ दिया, उनके साथ मैंने वक्त स्पेंड नहीं किया। और फिर इसके बाद जो है वर्ड्सवर्थ बिल्कुल अकेला हो जाता है, बिल्कुल अकेला हो जाता है। फिर जो वर्ड्सवर्थ है ये नेचर के क्लोज हो जाता है, क्योंकि इसकी मदर की डेथ के बाद ये बिल्कुल अकेला हो जाता है। ये फिर जो नेचर के क्लोज हो जाता है, नेचर से लव करता है इसके बारे में। और जब ये वर्ड्स नेचर के करीब होता है ना तो ये कहता है कि मेरी लाइफ पीसफुली हो जाती है, पीसफुल है। और फिर ये पीसफुल लाइफ है। फिर ये कैम्ब्रिज रोल ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाता है ग्रेजुएशन के लिए, अपनी ग्रेजुएशन के लिए जाता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। लेकिन जब ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाता है ना तो ये बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि ना ये कहता है कि ना कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आया हूँ लेकिन यहाँ से ना मैं नेचर से दूर हो गया हूँ, नेचर से दूर हो गया हूँ, नेचर इन्वायरमेंट ना दूर होने की वजह से ना विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। ये कहता है ऐसा जैसे जब इसकी मदर की डेथ हुई थी तो ये नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए थे, ये ना मदर नेचर को अपनी सेकंड मदर कंसिडर करता है। तो ऐसे ये कहता है कि ऐसा लग रहा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आकर जैसे मैं अपनी दूसरी माँ से दूर हो गया हूँ। विलियम जो इसने ना विलियम वर्ड्सवर्थ ने ना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ना मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल के रख दिया। यहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखी हैं, यहाँ पे उसने अपना खाना पीना जॉब्स वगैरह के बारे में सारा बताया है। आगे विलियम ने ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया है। इसके बाद ना आखिरकार विलियम को ना इस यूनिवर्सिटी से लव हो जाता है, इसलिए विलियम को इस यूनिवर्सिटी से लव हो जाता है क्योंकि और जो है ना इस यूनिवर्सिटी में जो है विलियम की जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इंटेलेक्चुअल पावर इसकी बढ़ना शुरू हो जाती है। विलियम को इस शहर से ना प्यार हो जाता है, लेकिन जब समर वेकेशन में वो उन जगह पे जाता है जहाँ पे उसका बचपन गुजरा होता है, इसके इधर वो फ्रेंच एल्प्स के बारे में बताता है। नहीं, इससे पहले वो बताते हैं नेचर वर्ड इंक्रीज द पावर। ये कहते हैं जो नेचर वर्ड है जो क्रिएटिव होती है, नेचर जो होती है वो क्रिएटिव होती है। जो पावर जो पोइट्स चाहते हैं ना कि उनकी पावर इंक्रीज हो, सोचने की पावर इंक्रीज हो, तो वो उनको नेचर के करीब तर होना चाहिए। उसके बाद ये फ्रेंच एल्प्स के बारे में बताता है जहाँ पे ना ये एक पहाड़ी सिलसिला है जहाँ पे ये अपने नेचर को महसूस करता है, यहाँ पे जाता है, वक्त स्पेंड करता है नेचर के साथ स्पेंड करते हैं। इसके बाद में कैम्ब्रिज से अपनी जो ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद ये फिर कैम्ब्रिज से अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद ये जाता है लंदन वापस जाता है, लंदन में कुछ टाइम स्पेंड करता है। इसके बाद फिर ये फ्रांस जाता है। फ्रांस में ना इसको एक फ्रांस पैट्रियट मिलता है जिसका नाम होता है माइकल। जो माइकल है, माइकल से ना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है, और फिर माइकल से ना ये एक बात सीखते, जो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन होती है ना उसकी कदर करनी चाहिए, उसकी केयर और करनी चाहिए। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन से कदर करनी चाहिए। इधर ना इस दौर में ना विलियम वर्ड्सवर्थ के दौर में फ्रांस में पॉलिटिकल रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन ने जन्म लिया था। तो जो है ना वर्ड्सवर्थ को
फ्रांस के फ्यूचर के बारे में ना परेशान रहने लग गया था फ्रांस के फ्यूचर के बारे में। और इसके जब ने ये पॉलिटिकल रेवोल्यूशन में इसने पॉलिटिक्स में इसने हिस्सा लिया तो ना इसको डेथ थ्रेट्स हो गए थे कि लोग इसको धमकियां देना शुरू हो गए थे। पॉलिटिकल एक्टिविटी में जब इसने हिस्सा लिया तो बहुत ज़्यादा धमकियां इसको मिलना शुरू हो गई। तो ये फिर वहाँ से वापस आ गया, वहाँ से वापस लंदन लेक डिस्ट्रिक्ट में आ गया। वहाँ पे फिर ये नेचर के साथ इसने अपना वक्त गुजारना शुरू किया। इसने नेचर के साथ वर्क गुजारना शुरू किया। और फिर इसने ना ये जो पोइम है इसने अपने इसकी जो सिस्टर है डोरोथी और इसका जो फ्रेंड है कॉलरिज, इन दोनों के कहने पे इसने ये पोइम लिखी थी। और फिर इसने इस पोइम के लास्ट में इन दोनों को थैंक्स बोला, क्योंकि आप लोगों को इसके कुछ ना कुछ तो समझ आ गई होगी। क्योंकि ये मेरे अपने लेक्चर्स हैं जो मैंने कॉलेजेस में नोट किया हुए लेक्चर्स, ये वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं।